हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम सेम वही रखेंगे, सबसे पहले ब्रीफ में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चंस में भी अगर कोई ऐसा टॉपिक रहेगा जो नहीं कवर किया होगा तो क्वेश्चंस के थ्रू अपन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो, एडिशन और मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास डबल सॉल्ट एंड दूसरा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं हमारे पास? डबल सॉल्ट वो होते हैं कंस्टिट्यूएंट आयंस डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखना, मैं इधर जो आइडेंटिटी लूज करने वाली बात कर रहा हूं ना, वो आयंस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आयंस की। सॉल्ट की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? आयंस की। मतलब जो आयंस हमारे पास, जिन आयंस से वो बना हुआ है डबल सॉल्ट, वो आयंस एक्वस सॉल्यूशन में वापस से मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास, मान लो मैं एक सॉल्ट लेता हूं Al2SO4 का होल थ्राइस K2SO4 K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस .24H2। मान लो ये मेरे पास एक मैंने सॉल्ट लिया है। अब ये डबल सॉल्ट है या नहीं है? तो अब देखो, अगर मैं इस आयन की बात करूंगा तो ये हमारे पास जो डबल सॉल्ट है किससे बना है? हमारे पास इधर था K2SO4 था प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। इन दोनों ने रिएक्ट करके ये हमारे पास कंपाउंड बनाया है। क्लियर है? या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमारे पास K प्लस SO4 2 माइनस एंड Al3 प्लस, ये आयन थे। इन आयन ने मिला के हमारे पास क्या हुआ है? ये एक डबल सॉल्ट बनाया है। अब जब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व कर रहा हूं तो अगर वापस से मुझे ये आयंस मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये है इन्होंने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज नहीं की है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व कर रहा हूं H2O में, तो हमारे पास वापस से क्या मिल जाएगा? मेरे को K प्लस मिल जाएगा, Al3 प्लस मिल जाएगा एंड साथ ही साथ में SO4 2 माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डबल सॉल्ट। अगर ऐसा मिलता है, अगर कोई भी आयन नहीं मिलेगा, कोई भी एक भी आयन नहीं मिला ना, मतलब तीनों में से अगर मान लो दो मिल गए एक नहीं मिला, इसका मतलब फिर ये डबल सॉल्ट नहीं है। दूसरा है इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। क्योंकि सभी आयंस मिल रहे हैं तो इसका हम टेस्ट करेंगे। पोटेशियम आयन Al3 प्लस आयन और सल्फेट आयन के लिए तो पॉजिटिव मिलेगा। डबल सॉल्ट्स विल गेट कंप्लीटली आयोनाइज इन ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस, जो कि हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारे चैप्टर है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। मतलब सभी आयंस अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब क्या है बेटा? आयंस। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेते हैं हम K4FeCN6, मान लो ये लिया मैंने। तो अगर मैं इसमें आयंस की बात करता हूं तो हमारे पास, अगर मैं बोलूं कि ये सॉल्ट किससे बना होगा, मान लो K प्लस है, Fe2 प्लस है और Cn माइनस है, मान लो इनसे हमारे पास ये कंपाउंड बना है। तो हमारे पास कौन कौन से आयन है? K प्लस है, Fe2 प्लस है, Cn माइनस है। ये स्टार्टिंग में आयंस थे, इन्होंने कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाया। इसको हमने H2O में डिसोल्व कराया। तो H2O में डिसोल्व कराने के बाद अगर वापस से ये कंपाउंड मिल जाते तो ये क्या हो जाएगा? डबल सॉल्ट। अगर वापस से ये सारे कंपाउंड, सारे आयंस नहीं मिलते हैं तो फिर इसको डबल सॉल्ट नहीं बोलेंगे। उस टाइम हम क्या बोलेंगे? इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब हम करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, इसमें डिसोसिएट होगा। दैट मीन्स हमारे पास K प्लस मिल गया, हमें ये तो मिल गया है, बट ना तो Fe2 प्लस मिला ना Cn माइनस मिला, हमें एक अलग ही आयन मिला FeCN6 4 माइनस। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दूसरा हमारे पास दे डोंट गेट 100% आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन इनटू ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस। सभी आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि Fe2 प्लस में नहीं हो रहा, हमारे पास Cn माइनस में भी नहीं हो रहा। इट्स एक्वस सॉल्यूशन डजंट गिव, इट्स एक्वस सॉल्यूशन
डजंट गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, सभी आयंस के लिए टेस्ट नहीं देगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो किस तरीके से डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड होता है। अब इसमें हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोल देते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्लियर है? इसमें अगर हम बात करें ए एंड बी की, तो ए एंड बी होता है हमारे पास आयोनाइजेशन स्पेयर। ए और बी दोनों को ही बता रहा हूं, क्या बोलते हैं इनको? आयोनाइजेशन स्पेयर। क्योंकि यही आयंस हमारे पास, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज है ना वो ही आयोनाइज हो सकती है, अंदर वाली चीज आयोनाइज नहीं होंगी। तो आयोनाइजेशन स्पेयर, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? काउंटर आयन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसमें हमें तीन चीजें दिख रही है, एम, एल और एक्स। तो ये क्या है? एम, एल और एक्स की अगर मैं बात करूं तो एम होता है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। एल की अगर बात करें तो होते हैं हमारे पास लिगेंड। और अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स है हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड। बोले सर बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बस एक चीज और बची है, और बता दो हमें। क्या? ये है हमारे पास प्लस माइनस एन। तो ये क्या है? चार्ज। क्या है बेटा? चार्ज है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हैं, ये सारी चीजें होंगी। क्लियर है? अब हम एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कि जो लिगेंड होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड है ये हमारे पास। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास डेंटिसिटी के बेसिस पर कौन कौन से कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या है बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें एक डोनर एटम होता है। क्या होता है? एक डोनर एटम। बोले सर एग्जांपल? तो एग्जांपल देखो, हमारे पास NH3 हो गया, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है। H2O हो गया, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है। नंबर ऑफ लोन पेयर की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा एटम जो लोन पेयर डोनेट कर सके वो कितने हैं। तो वो हमारे पास NH3 में नाइट्रोजन है, H2O में ऑक्सीजन है। क्लियर है भाई? ऐसे हमारे पास OH माइनस हो सकता है, X माइनस हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, CO हो सकता है। ये सारे क्या है हमारे पास? मोनोडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा डाइडेंटेड लिगेंड की, डाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं हमारे पास? जिनमें डोनर एटम कितने होते हैं? दो डोनर एटम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? दो डोनर एटम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? डाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर है? इसमें अगर हम बात करें तो इथाइलिन डाई एमाइन। तो देखो नेम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर आ सकती है। इथाइलिन मतलब क्या होता है बेटा? इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये होता है हमारे पास इथाइलिन। बट हमें क्या है? डाई एमाइन लगाना है, तो इसमें से डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड लगाओ, ये आ गया हमारे पास। और एमाइन लगाने हैं दो, तो ये आ गया NH2 NH2, ये हो जाएगा हमारे पास। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? EN। ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन कहां से बनता है? ऑक्जेलिक एसिड से। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये होता है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। सही है भाई? तो ऑक्जेलिक एसिड में से क्या करें हम? H को निकाल दे तो ऑक्जिलेट आयन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। ये क्या है हमारे पास? ऑक्जिलेट आयन। OH से डिनोट करते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनकी डेंसिटी एक से ज्यादा, मतलब पॉलीडेंटेड अपन दो से ज्यादा वालों को बोलते हैं वैसे, ठीक है? दो से ज्यादा जिनकी डेंसिटी होती है उनको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। इनकी खास बात यह है कि ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना के क्या करते हैं? हमारे पास एक रिंग बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। क्या बनाते हैं बेटा? चिलेट रिंग। और चिलेट रिंग में अगर हम बात करें तो 5 और 6 मेंबर रिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। ठीक है? 5 और 6 मेंबर रिंग है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। एग्जाम्पल क्या है? डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। क्या है बेटा? डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। ठीक है? अब डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन की बात करें तो सर इथाइलिन बनाने हैं दो, तो इथाइलिन दो बनाए अगर हमारे पास, तो देखो CH2 एक तो ये हो गया हमारे पास। एक दूसरा बना देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया डाई इथाइलिन। बट हमें एमाइन भी लगाना है, तो एमाइन लगाने के लिए सर, एमाइन लगाने के लिए तो एक ही फंडा है,
डबल बॉन्ड हटाओ सिंगल लगाओ, तो डबल बॉन्ड हटाओ सिंगल लगाओ, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या कितने लगाने, 3, तो देखो एक तो ये आ गया हमारे पास NH2, एक इधर लग गया NH2। अब एक और चाहिए, तो एक क्या करेंगे, इधर लग जाएगा NH, ये आ गया हमारे पास है। डोनर एटम कौन कौन से हैं, 3 नाइट्रोजन है, ये मान लो सेंट्रल मेटल एटम हुआ। तो हमारे पास देखो डेंटिसिटी, मतलब इन्होंने इधर डोनेट किया, इसने इसने इधर से किया, इसने इधर किया, तो चिलेट रिंग किसको बोल रहे हैं, एक चिलेट रिंग ये है, एक ये है। डेंटिसिटी कितनी है इसकी, अगर हम बात करें डेंटिसिटी हमारे पास 3, भाई कितने डोनर एटम है, 3। बट नंबर ऑफ चिलेट रिंग की अगर बात करें तो हमारे पास कितना है बेटा, सर नंबर ऑफ चिलेट रिंग है हमारे पास 2, कितनी है 2। तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ चिलेट रिंग देखनी हो तो सिंपल सा फंडा होता है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिलेट रिंग इज इक्वल टू डेंटिसिटी -1। क्या होगा बेटा, डेंटिसिटी -1, जितनी डेंटिसिटी होगी उसमें से एक कम कर देंगे उतनी चिलेट रिंग बनेगी। इसमें डेंटिसिटी 3, चिलेट रिंग 2। इधर देख लो ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन दे रखा है हमारे पास, तो इसमें क्या आएगा, इथाइलिन कितने 3। तो अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, ऐसे ही बना देता हूं जैसे इसमें बने हुए हैं। तो देखो ये हो गया CH2 देन CH2 3 बनाने ना, और ये आ गया हमारे पास CH2 एमाइन कितने लगाने हमें, 4, टेट्राएमाइन बोला हुआ है उसने, तो एमाइन में एक ही हो गया NH2, एक ही आ गया NH2, एक ही आ गया हमारे पास NH, और एक ही आ गया हमारे पास NH। डोनर एटम नाइट्रोजन है हमारे पास, तो देखो अब क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम इधर 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास, ये सेंट्रल मेटल एटम रहा, तो ये 1 2 3। तो कितनी चिलेट रिंग है, 3, क्यों, क्योंकि डेंटिसिटी कितनी है 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड। और चिलेट रिंग क्या होती है, एक स्पेशल टाइप के लिगेंड होते हैं हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, इसमें हमारे पास डोनर साइड तो एक से मतलब 2 होती है, डोनर साइड कितनी होंगी, एक से ज्यादा होंगी, बट एक साथ वो एक ही डोनर साइड का यूज करेगा, उसको अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड में जैसे हमारे पास देखो इधर क्या दे रखा है, ये दे रखा है नाइट्राइटो, क्या दे रखा है हमारे पास नाइट्राइटो, इसमें डोनर एटम क्या है N, इधर क्या है ONO, तो इसको बोल देते हैं नाइट्राइटो N, क्योंकि डोनर एटम क्या है N, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O, क्योंकि डोनर एटम क्या है O। सिमिलरली SCN थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो डोनर एटम सल्फर, N डोनर एटम आते हैं आइसोथायोसाइनेटो। और क्या होता है हमारे पास CN NC, ये भी क्या है हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। एक आइसोमेरिज्म आएगी हमारे पास, लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म, देखो क्वेश्चन आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म का, क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि 4 कंपाउंड दे रखे हैं, उनमें से किस में लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बहुत इजी तरीका होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि किसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड है, जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है वही हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, डेंटिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो आपको एग्जांपल दे दिया COH2O होल ट्वाइस OX2, और ये आ गया -1, ये आपको दे रखा है, क्लियर है। तो अब क्या करोगे, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको देखना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू H2O में डोनर एटम एक है, मतलब डेंटिसिटी कितनी है 1, तो डेंटिसिटी 1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 2, ये तो किसके लिए बात हुई H2O के लिए, प्लस ऑक्सलेट, ऑक्सलेट की डेंटिसिटी कितनी होती है 2, अभी देखा है हमने इधर की साइड ड्रॉ किया था, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 2, तो इनका अगर टोटल सम करेंगे तो कितना आ गया 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करना होता है हमारे पास, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास मान लो आपको दे रखा है Na2,
Na3 कर देता हूं, Na3FeCN6, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आपको क्या करना है बेटा कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको मान लो x, और बाकी जिसके ऊपर जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करो। Na के ऊपर कितना चार्ज होता है 1, कितने Na3 प्लस FeX, कितने Fe1, साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज -1, कितने साइनाइड से, टोटल चार्ज इधर कितना है 0, तो 0 लगा दो। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास +3, x की वैल्यू कितनी आ गई +3। एक पॉइंट लिखाना चाहूंगा, नोट, नोट क्या है हमारे पास, इफ, अगर ऐसे लिख लो सिंपल, NO Fe के साथ आता है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, तो NO+1 में होगा। NO के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा +1। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक में आपको देखा होगा प्रैक्टिकल में, उधर यूज आता है, पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा आई थिंक। तो उसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर और Fe के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो फिर नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर NO Fe के साथ आ रहा है तो उसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा +1। और क्वेश्चन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, क्वेश्चन दे तो नहीं रखा, नहीं अभी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं हमारे पास, तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो NiCO4, इसमें हमारे पास अगर Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो वही सेम Ni का कितना मानो x प्लस CO के ऊपर 0 × 4 = 0, CO न्यूट्रल होता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर है, इस तरीके से करना है। और देख लो एक आयन का भी देख लो, एग्जाम्पल PtCl4 2-, और Pt का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, x प्लस क्लोरीन के ऊपर -1, कितने क्लोरीन 4 = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, तो Pt के ऊपर चार्ज कितना आ गया +2। इस तरीके से फाइंड करना है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नोमेनक्लेचर की, कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे लिखना है, हमें कैसे करना है, तो इसके रूल्स वगैरह है हमारे पास। तो देखो हमारे पास नोमेनक्लेचर में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं लिगेंड की नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। नेमिंग ऑफ लिगेंड, तो नेमिंग ऑफ लिगेंड के लिए हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले हमें नेम लिखना होता है कैटायन का, एंड देन किसका लिखेंगे हम, फर्स्ट कैटायन देन एनायन, इस तरीके से नेम लिखना होता है हमारे पास, ठीक है। अभी बाद में रूल आएंगे तब भी समझ में आ जाएगा किसके ऊपर कैटायन, क्योंकि हमारे पास दो चीजें है, देखो कैटायन एनायन क्या है हमारे पास, ये है अगर Ma और इधर है हमारे पास MlX और इधर मान लो A है, तो अगर ये A पहले लिखा हुआ है तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा हमारे पास, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले नेम किसका आएगा, इस वाले का, पहले इसका नेम लिखेंगे देन इसका लिखेंगे, पहली बात। दूसरा हमारे पास हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप का भी हो, कैसा, मान लो ऐसा आ गया MlX और इधर आ गया हमारे पास B, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो बाद में आ रहा है उसके ऊपर नेगेटिव और जो पहले आ रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो अब जब मैं नेम लिखूंगा तो पहले किसका नेम लिखूंगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का। इधर पहले किसका नेम लिखा मैंने, आयोनाइजेशन स्पेयर, इधर किसका लिखा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अब हमें सेंट्रल एटम का नेम कैसे लिखेंगे, लिगेंड का कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो सबसे पहले है लिगेंड, लिगेंड का नेम क्या है, तो लिगेंड में हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड होते हैं चार्ज के बेसिस पे, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। तो नेगेटिव लिगेंड्स हमारे पास ये है, ये सारे, ठीक है। देखो CN है तो इसको साइनाइडो बोल देते हैं, NC आएगा तो आइसोसाइनाइडो, SCN थायोसाइनेटो, NCS आइसोथायोसाइनेटो, NO2 नाइट्रो, ONO को नाइट्राइटो बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे भी आ सकता है, नाइट्राइटो N क्योंकि डोनर एटम N है, नाइट्राइटो O क्योंकि डोनर एटम O है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये दे रखे हैं। देन आता है हमारे पास कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड में NO+ जो कि बहुत कम मिलेंगे, NO+ आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, नाइट्रोसोनियम या फिर नाइट्रोसिलियम, क्योंकि EM सफिक्स लगाते हैं। इधर क्या लगाते हैं हम, सफिक्स लगाएंगे
ओ सफिक्स क्या यूज होता है बेटा, ओ सफिक्स यूज होता है। इधर क्या यूज होगा हमारे पास, ईएम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। और एक होते हैं हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, क्या होते हैं, न्यूट्रल, इनमें कोई भी सफिक्स यूज नहीं किया जाता है और इनके नेम भी थोड़े अलग है, ध्यान से देखना। H2O को बोलते हैं एक्वा, ठीक है, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, PH3 फॉस्फाइन, ये तो दोनों सेम ही है, बट H2O डिफरेंट है ना। NH3 एमाइन, स्पेलिंग पर बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। NH2 माइनस को बोलते हैं अमोनिया, सॉरी एमाइन, AMINE। NH3 को बोलते हैं एमाइन, AMMINE, ठीक है। NO नाइट्रोसिल, बोले सर NO तो अभी लास्ट में भी आया था, तो बेटा उधर प्लस आ जाता, तो इस पे EM लगा हुआ था सफिक्स, इधर EM नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास रूल्स, फर्स्ट राइट कैटायनिक पार्ट देन एनायनिक पार्ट, जो कि अभी समझाया था मैंने। नेक्स्ट है जनरली नो रिक्वायरमेंट टू राइट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन ऑफ आयनाइजेशन स्पेयर, कि अगर आयनाइजेशन स्पेयर में हमारे पास जितने भी कैटायन और एनायन है उनका नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि Na2 या Na4 FeCN6 ये दे रखा है, तो ये आयनाइजेशन स्पेयर में है, तो इसमें हमारे पास ये जो 4 है ना, ये आपको नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है टेट्रा सोडियम, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका नेम हमें नहीं लिखना है। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हमारे पास दो चीज है, एक है लिगेंड, दूसरा है सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट राइट नेम ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, नेगेटिव है या न्यूट्रल है या पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग, बट इनका जो नेम लिखा जाएगा अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाएगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, मान लो हमारे पास एक आ गया NH3, दूसरा आ गया H2O, एक क्या आ गया हमारे पास H2O है, मान लो एक क्या हमारे पास, मैंने बोला H2O है, दूसरा क्या हमारे पास NH3 है, ठीक है। H2 और NH3 अगर मैं इसमें बात करूंगा, H2O को क्या बोलते हैं हम, एक्वा, और NH3 को क्या बोलते हैं, एमाइन। क्या बोलते हैं बेटा, एमाइन। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अल्फाबेटिकल में A सेम है, देन NH3, तो NH3 को पहले लिखा जाएगा। क्लियर है। अब जितने NH3 है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, आयनाइजेशन स्पेयर में नंबर नहीं लिखना होता है, बट इधर आपको नंबर लिखना दो तो जैसे दो NH3 है डाई, 3 NH3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा। कुछ नेम हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें नेम में ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसे आते हैं, जैसे इथाइलिन डाईएमाइन, तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, अगर 2 है तो बिस यूज किया जाता है, 3 है ट्रिस, 4 है टेट्राकिस, 5 है पेंटाकिस, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास आ गया CO EN का होल थ्राइस, CO EN का होल थ्राइस 3+, मान लो ये है, या फिर 3+ की जगह मैं इधर क्या लिख देता हूँ, Cl3 लिख दिया। अब मेरे को जब इस लिगेंड का मैं नेम लिखूंगा, तो लिगेंड का नेम क्या है, इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन, या इथेन 1,2 डाईएमाइन भी बोल देते हैं, ठीक है, और इथेन 1,2 डाईएमाइन, इथेन 1,2 डाईएमाइन, ये दोनों है, ठीक है। अब इधर देखो हमारे पास डाई वर्ड यूज आ रहा है ना, तो डाई वर्ड यूज आ रहा है, तो अब कितने हैं, 3, तो इसके लिए मैं इधर ये वर्ड यूज नहीं करूंगा, इसके लिए क्या यूज करूंगा, ट्रिस, तो इधर आएगा हमारे पास ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमाइन ऐसे करके, ठीक है। इधर क्या नहीं यूज करेंगे हम, ट्राई यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। देखो इधर से हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो हमारे पास पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, इधर से पता लगा लेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है या फिर पॉजिटिव में आ रहा है, न्यूट्रल में। अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल रहेगा तो सेंट्रल मेटल एटम का नेम नॉर्मल ही आएगा, बट अगर नेगेटिव वाले पार्ट में आता है तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा 8। क्या यूज किया जाएगा बेटा, 8। तो हमारे पास इधर दे रखा है, ये देखो ये दे रखा बहुत सिंपल तरीके से, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज इन कैटायनिक और न्यूट्रल पार्ट देन देयर नेम इज नॉट मॉडिफाइड, नॉर्मल नेम ही आएगा। इफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज इन एनायोनिक पार्ट, अगर एनायोनिक पार्ट में आता है तो सफिक्स का यूज करेंगे हम 8 सफिक्स यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा बेटा, 8 यूज किया जाएगा। क्लियर है। जैसे देख लो हमारे पास Ag है, कुछ एक मेटल है जिनका कैटायन न्यूट्रल और एनायन का नेम ही अलग है, इसलिए लिखा है, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास कॉपर आएगा तो कॉपर में तो सिंपल कॉपर यूज करेंगे अपन, ठीक है।
और अगर हमारे पास मान लो कि क्रोमियम आएगा तो क्रोमियम क्रोमेट, इस तरीके से आएगा। बट एजी के लिए अलग अलग है हमारे पास। देखो क्या आएगा, अगर हमारे पास एजी कैटायनिक या न्यूट्रल में रहता है तो सिल्वर लिखेंगे, बट अगर एनायनिक आता है तो अर्जेंटेट गोल्ड, कैटायनिक न्यूट्रल में गोल्ड, एनायनिक में ओरेट, पीबी लेड प्लम्बेट, एसएन टिन स्टेनेट, आयरन एफई फेरेट। ठीक है, आयरन और फेरेट इस तरीके से। इन लास्ट राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, लास्ट में हम सेंट्रल एटम का, जैसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नेम हो गया, तो अब आपको चार्ज बताना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज कितना है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट कर लेंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो रोमन नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रोमन में। ठीक है, जैसे सेकंड है, मान लो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो ये इस तरीके से आएगा, ऐसे नहीं कि 2 लिख दिया। क्लियर है भाई? चलो अब क्वेश्चन हो जाए। ये हमारे पास दे रखा है, क्या क्वेश्चन है? CrNH3 का होल थ्राइस H2O थ्राइस Cl3। ये हमारे पास सबसे फर्स्ट काम किया करो, क्या किया करो आप? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, x प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 3, टोटल चार्ज 0। NH3 0, H2O 0, क्लोरीन के ऊपर -1। ठीक है, अब इधर से अगर देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? +3। अब सबसे पहले आपको देखना है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव में या नेगेटिव में है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। पहले वाला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव में है तो पहले इसका नेम आएगा, इस वाले का बाद में आएगा। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में पहले नेम किसका लिखा जाता है? लिगेंड का। लिगेंड अगर एक से ज्यादा टाइप की हो तो किसका लिखा जाता है? सर अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे, और इसमें एमाइन का आएगा। तो कितने एमाइन है? ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। अब ये पॉजिटिव में तो नॉर्मली आएगा क्रोमियम। कितने हैं हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। अब क्लोरीन 3 है, बट क्या हम इसमें ट्राई क्लोराइड लिखेंगे? ना, नॉर्मल क्लोरीन लिखना, मतलब नॉर्मल क्या लिखेंगे हम? क्लोराइड, नंबर नहीं लिखना है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? क्लोराइड। क्लियर है? ऑप्शन दे रखे हैं एज पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, एज पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बताओ भाई क्या होगा हमारे पास इसका आईयूपीएसी नेम? क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या दे रखा है हमारे पास? कोबाल्ट है इधर। क्या है बेटा? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद हमारे पास H2O कितने हैं? 4। NH3 कितने हैं? 2। ऑप्शन देखते हैं अब हमारे पास। टेट्रा एक्वा, क्या पहले एक्वा आएगा? नहीं, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। एमाइन, डाई एमाइन, इधर देखो स्पेलिंग, मैंने बताया था ना स्पेलिंग का पंगा रहेगा, रॉन्ग। AMI दे रखा है, AMM आएगा, तो डाई एमाइन, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है। इतना इजी क्वेश्चन है, और ये जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है ना? तो अब इसमें नया कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी का ही तो है, बस आपको स्पेलिंग देखनी है। सी ऑप्शन पहले दे दिया क्योंकि उसमें मिस्टेक करने के चांसेस बच्चों के ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो गया नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम देखते हैं बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, उस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया है, वो चीज अभी हमें देखनी है। उसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला आ रखा है हमारे पास वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो इसने बताया था कि हमारे पास कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें 2 तरीके की वैलेंसी रहती है। एक रहती है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी जो कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर से देखते हैं अब हम, और दूसरा रहता है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि हम किससे देखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर से। किससे देखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो अब इसके लिए इसने क्या किया, एक कंपाउंड लिया COCl3.6NH3, उसकी रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ। ये एक्सेस में है, जितना चाहिए उतना मिलेगा। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग में हमने देखा तो इधर क्या मिला मेरे को? 3 मोल, 3 मोल AgCl के मिले। किसके मिले बेटा? 3 मोल AgCl के। अगर मैं इसका 1 मोल, इनके सबके कितने लिए मैंने? 1 मोल लिया है। ठीक है, तो इससे मेरे पास 3 मोल AgCl के मिले। इधर हमारे पास कितने मिले बेटा? 2 मोल AgCl, 2 मोल AgCl।
इधर कितना मिला मेरे को 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl, और इसमें हमारे पास कितना मिला बेटा 0 मोल ACl, 0 मोल AgCl। ये हमारे पास रिएक्शन हुई। बोले इससे क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या आया? तो इसका कंक्लूजन उसने ये बताया कि जो ये हमारे पास देखो इसमें हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो अगर आपको क्लोरीन मिल रहा है दैट मीन्स ये आयोनाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? आयोनाइज। और आयोनाइज कौन सा होता है सर? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहता है उसी का आयोनाइजेशन पॉसिबल है। दैट मीन्स ये हुआ कि ये क्लोरीन है, 3 क्लोरीन बाहर है। तो अगर मैं इन सभी के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो हमारे पास पहले वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कोबाल्ट NH3 आ गए, हमारे पास 6 NH3 कितने आ गए? 6 ही आ गए, अंदर Cl3 बाहर। दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो ये देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमारे पास फिक्स होती है। तो अब कोबाल्ट 3+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 3 ही रहेगा, सॉरी 6 ही रहेगा हमेशा। अब इधर अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है बेटा? 2 मोल मिल रहे हैं, किसके? AgCl के। इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर है, तो 1 क्लोरीन कहाँ होगा? अंदर। तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो क्या आएगा बेटा? 1 क्लोरीन अंदर 2 बाहर, तो ये आ गया CONH3 5, इधर आ गया हमारे पास Cl और ये आ गया Cl2। इसमें 1 क्लोरीन बाहर रहेगा CONH3 4 Cl2, इधर आ गया 1 क्लोरीन बाहर, और इसमें से कोई भी बाहर नहीं रहने वाला है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इनको आयोनाइज करना चाहूं, क्या करना चाहूं? आयोनाइज। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये आयोनाइज करना है CONH3 6Cl3, आपको इसको आयोनाइज करना है। बोले सर ये तो बहुत सिंपल है, चैप्टर के स्टार्टिंग में यही तो पढ़ा था हमने। क्या करना है? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये तो आयोनाइज होगा नहीं, अंदर से हमारे पास क्लोरी कितना चार्ज रहता है? -1। तो ये आ जाएगा सर 3Cl -3। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना रहेगा? +3। तो आ जाएगा CONH3 6 3+। तो टोटल आयन अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने हो जाएंगे? टोटल आयन हो जाएंगे सर 4। टोटल आयन कितने हो गए? 4, 3 ये 1 ये। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसने दी थी? पॉलिंग ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसने बताया कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, क्या होता है बेटा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, जो होता है वो क्या करते हैं? उनके जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। वैकेंट ऑर्बिटल क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये क्या करते हैं? ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप विद लिगेंड्स, ठीक है। और तब हमारे पास इधर क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसने इस तरीके की बॉन्डिंग बताई कि क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के जो भी वैकेंट ऑर्बिटल है कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग उतने, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वैकेंट ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है कितने होंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जितना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल अब लिगेंड्स के साथ ओवरलैप करके हमारे पास बॉन्डिंग होगी उनमें और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो हमारे पास जो लिगेंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये नॉट गिवन बाय वीबीटी, ये नॉट गिवन बाय वीबीटी, ये वीबीटी ने नहीं दी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये बहुत यूज में होने वाली है। तो ये हमारे पास दे रखा है, देखो इसमें आपको क्या देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिनमें डोनर एटम क्या रहेगा?
एक्स और ओ, एक्स मतलब क्या है इधर हेलोजन, एक्स क्या है बेटा, ये है हमारे पास हेलोजन। एंड दूसरा हमारे पास क्या देखोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिनमें डोनर एटम क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन। एक नोट करके लिखा देता हूं मैं आपको कि कोबाल्ट 3+ के साथ, CO3+ के साथ में हमारे पास, मेरे को पता है कि ऑक्सीजन अगर डोनर एटम होता है तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, बट अगर कोबाल्ट 3+ दे रखा है तो H2O एंड ऑक्जिलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, SFL का। क्लियर है, ये हमारे पास पॉइंट है। लिखा है क्यों है ये, क्योंकि अगर हमारे पास SFL रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो उस वाले केस में हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस वाले केस में पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास आगे की कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ये मैंने आपको लिखा रखा है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल सारी चीज दिखा रखे हैं। 4 में हमारे पास dsp2 भी पॉसिबल है जिसमें dx² y² ऑर्बिटल यूज में होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हमारे पास 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी हमारे पास 2 है। इसमें ज्योमेट्री सेम है, बाकी सब में हमारे पास अलग अलग हो जाती है, ठीक है। बॉन्ड एंगल वगैरह सारी चीजें आपको बता रखी है बेटा। क्लियर है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कोबाल्ट 3+। इधर क्या है हमारे पास, अगर आप सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, x + 0 × 6 = टोटल चार्ज 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब जो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें देख लीजिए कि हमारे पास CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोबाल्ट 27 पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे 24, तो ये आ गया AR 24 जाएंगे मतलब 3d6 आ गया हमारे पास। तो इनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहूंगा तो हमारे पास किस तरीके से फिल होंगे, ये हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गए 6, ठीक है। अब आपको देखना है कि हमारे पास, अच्छा ये तो 3d हुआ, ये 4s और ये हो गया हमारे पास 4p, ठीक है। ये है 3d, ये 4s, ये 4p। अब हमें कितने हाइब्रिडाइजेशन, कितने ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो कहां से पता चलेगा, बोले सर वो आपने बताया ना हमें इधर से कि इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप चेक करो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो अगर हम इधर देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। लिगेंड को अगर देखोगे तो आप लिगेंड देखिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो लिगेंड में हमारे पास डोनर एटम है नाइट्रोजन, दैट मींस SFL हुआ, इसका मतलब पेयरिंग होगी। और अगर पेयरिंग होगी तो क्या करे, इन इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर दो, तो इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भाई, ये हमारे पास, ठीक है 1 2 3 4 1 2। पेयरिंग कराने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 6, कितने ऑर्बिटल चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, ये है D के 2, S के 1 और P के कितने हो गए 2, तो DsP2, सॉरी P कितने 3, तो P हो गए 3, तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारे पास। DsP3 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। एक आता है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट करना हो तो मैग्नेटिक मोमेंट =√n × n+2 बोहर मैग्नेटोन, इससे हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। क्लियर है, अब हमारे पास n क्या है, इसमें n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा कंटेंट अगर आपको पूरा चाहिए कि सर पूरा पढ़ाओ तो, और जल्दी भी पढ़ाओ, ज्यादा लेंथ भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर मेरे को ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अपन पूरा मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको भी पता है पॉसिबल नहीं है 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे का अगर अपन लेक्चर बना रहे, तो उसके लिए सबसे इजी फंडा यही है
कि लेक्चर को बस जल्दी जल्दी अपन टॉपिक्स आपको सारे रिवाइज करा दे, जिनको चीजें आती है अच्छे से आ जाएंगी, जिनको नहीं आती तो वो माइंड में ये कर लेंगे कि हाँ मेरे को इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। यही मोटिव है भाई अपने पास इस सीयूटी सीरीज का क्रैश कोर्स का ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर n हमारे पास 0 है, देन क्या होगा हमारे पास, ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, और n इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो अगर अभी आप इस कंपाउंड को देखोगे तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, दैट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन में 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को बहुत, तो मैंने बता दिया है, क्योंकि काफी बार ऐसा होगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के होते हुए भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये पॉइंट हमेशा वैलिड रहेगा जो मैंने आपको लिखवाया है कि अगर हमारे पास 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दैट मीन्स वो हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, कैसा बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अगर पेयरिंग होती है, अगर पेयरिंग होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर पेयरिंग नहीं होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से भी समझ सकते हो इसको। अगर हमारे पास पेयरिंग हो रही है तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और पेयरिंग नहीं होती है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये है, और एक पॉइंट लास्ट लिखा देता हूं हमारे पास, ये और है। ठीक है, ये वीबीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास ये। ठीक है, ये साइड जो है ये वीबीटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमारे पास 3d8 या 3d1 या d1 d2 d3 ऐसे लिखा देता हूं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 d1 d2 d3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन का इधर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन d1 d2 d3 हो, या फिर d8 d9 d10 हो, तो हाई स्पिन लो, तो लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बताते हैं। लो स्पिन एंड हाई स्पिन, हाई स्पिन को एच एस से लिख रहा हूं, हाई स्पिन नहीं बताते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बताते हैं वो अभी अपने पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको उस चीज को एक्सप्लेन करूं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास ये दे रखा है COF63 माइनस, करिए जल्दी से। COF63 माइनस को अगर आप करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू टोटल -3 चार्ज है, x की वैल्यू आ गई +3। मतलब फिर से CO3 प्लस का ही हमें ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये आ गया हमारे पास AR और 3d6। अब आपको देखना है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोडेंटेट है 6 है तो 6 आ गया। क्लियर है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। इसमें अगर अपन बात करें कि SFL या WFL तो हमारे पास हेलोजन डोनर एटम है तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो इधर से हम देख लेते हैं इसमें, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। तो अब हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं 3d
4s 4p 4d, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 3d 4s 4p 4d। 3d में कितने 6 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। पेयरिंग हो नहीं रही, मुझे कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे 6, तो 6 ऑर्बिटल कौन से मिलेंगे, एक 1 2 3 4 5 6, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। कौन सा हो गया बेटा sp3d2, ज्योमेट्री सेम है ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास अगर मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैं देखूं मैग्नेटिक मोमेंट क्या बाद में देख, लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन हाई स्पिन, तो पेयरिंग नहीं हो रखी, मतलब क्या है हमारे पास हाई स्पिन, पेयरिंग नहीं हो रखी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 D9 D10 D1 D2 D3 में से नहीं है, तो हाई स्पिन हो गया। इसके बाद आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल 3D के नहीं हुए हाइब्रिडाइजेशन में, तो कौन सा हो गया आउटर ऑर्बिटल, क्या हो गया बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n+2। एन की वैल्यू बताई जाए, एन की वैल्यू हमारे पास शानदार तरीके से 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 4+2 √24 बोहर मैग्नेटोन Bm। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास √24 आ गया बोहर मैग्नेटोन, तो इसको अगर हम देखें तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.9 मान लेते हैं। देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फंडा यही होता है हमारे पास, अगर देखो √3 सॉरी √3 के बाद कितना आएगा हमारे पास, रूट को छोड़ो, n1 n2 n3 n4 n5, अगर ऐसा दे रखा है तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल सा फंडा होता है। देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग 1.9 मान लो है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इधर कितना आएगा, जितना है उसमें 2.9, ये 3.9, n की वैल्यू 4 तो 4.9, n की वैल्यू 5 तो 5.9, इस तरीके से देख लेना। क्लियर है भाई। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास dz² एंड dxy², जिसको बोलते हैं एक्सियल, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर होती है, और ये होते हैं हमारे पास नॉन एक्सियल, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां नहीं होती, एक्सिस पर नहीं होती है, बिटवीन एक्सिस होती है। क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर हम बात करें CFT की, तो इसमें हमारे पास दो टाइप के हम पढ़ेंगे, एक है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के लिए और दूसरा है हमारे पास टेट्राहेड्रल के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करोगे तो हमारे पास जो लिगेंड अप्रोच करेंगे वो एक्सिस से करेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में शेप क्या होती है हमारे पास भाई, ऑक्टाहेड्रल में स्क्वायर बाई पिरामिडल तो एक्सिस के अलोंग ही आते हैं, तो सारे जो लिगेंड आएंगे कहां पर आएंगे, एक्सिस के अलोंग आने वाले हैं। कहां से आने वाले हैं बेटा, एक्सिस के अलोंग आने वाले हैं इधर से। क्लियर है। तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होने वाली है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर मिलेगी, और वो कौन से थे हमारे पास, इजी ऑर्बिटल्स dx² y² एंड dz²। तो हमारे पास स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से हुई है, ये हो गया हमारे पास dz², ये हो गया dx² y², इनकी एनर्जी ज्यादा है और इधर हमारे पास कम हो जाएगी। क्लियर है। ये हमारे पास जो गैप है इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये गैप अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, तो सबसे पहले देखो ये 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इधर, दूसरा आया 2 इधर, तीसरा आया 3 इधर, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें फिलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। अब हमारे पास देखो दो चीजें, अगर ये गैप बहुत ज्यादा हुआ, ये गैप बहुत ज्यादा हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा, और अगर ये गैप कम हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। बोले सर गैप का कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो गैप ज्यादा होगा, तो गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। गैप ज्यादा होगा मतलब क्या बोल सकते हैं हम, CFSE ज्यादा होगी। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो मैं पेयरिंग करा दूंगा, मतलब ये कब आएगा, जब SFL है, और अगर WFL हुआ तो हमारे पास इधर आएगा ये WFL, ठीक है। 4 5वां भी अगर WFL है तो इधर आएगा, फिर 6वें में फिर से लोअर एनर्जी में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होगी हमारे पास, देखो कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन डी ऑर्बिटल्स हमारे पास दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो उस वाले केस में डेल्टा नॉट ऑक्टाहेड्रल CFSE की वैल्यू किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जबरदस्ती पेयर हो जाएंगे, ऐसा समझ सकते हो। वीक फील्ड लिगेंड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन DZ² और DX²Y² में जाएगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पहले सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। देख लो इधर ये हमारे पास दे रखे हैं, दोनों केस दे रखे हैं हमारे पास। D1 D2 D3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D8 D9 D10 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे WFL हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। D4 D5 D6 में फर्क पड़ेगा हमारे पास 7 तक इधर। तो अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जबरदस्ती पेयर करा देगा, तो 4 पेयरिंग 5 पेयरिंग 6 पेयरिंग। बट अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो हमारे पास EG में 1 गया, ऊपर वाले में EG में 2 गए, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब हमारे पास फिर से लोअर ऑर्बिटल में गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में। दूसरा आता है हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कोई पंगा नहीं, उसने बोला है कि हमारे पास टेट्राहेड्रल में भैया अपना सिंपल सी बात है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कम रहेगी पेयरिंग एनर्जी से। तो इसमें हमारे पास बस इंपॉर्टेंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन की में एनर्जी ऑर्बिटल जो हमारे पास बनेगा, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, स्प्लिटिंग में जो एनर्जी है वो इधर किसकी बात कर रहे हैं हम, टेट्राहेड्रल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो जो ऑर्बिटल्स बिटवीन एक्सिस आने वाले हैं, तो बिटवीन एक्सिस आएंगे तो अब हमारे पास जो T2 ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और E ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी। मतलब ये DX² Y² और DZ² हो गए, और इधर हमारे पास क्या आएगा, DXY DYZ और DXZ। तो इलेक्ट्रॉन पहले इधर फिल होंगे देन इधर जाएंगे, इतना सा चेंज है, उसके अलावा कोई नहीं है। मतलब अगर हमारे पास आता है कि D4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है हमें, ठीक है, किसमें, SFL और WFL में। SFL और WFL दोनों में हमें किसका लिखना है, SFL और WFL दोनों में लिखना है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो SFL में या WFL में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, सबसे पहले इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो D में कितने हैं, 4, तो इधर आ जाएंगे हमारे पास 2, मतलब E में कितने आ गए, 2, और T2 में भी कितने आ गए, 2, सेम इधर भी E में 2, T2 में भी कितने, 2। तो इधर सेम आएगी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड और WFL पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ किस में पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल में। तो इसी के साथ हमारे पास ये पॉइंट खत्म होता है। इसमें बस अब हमें ये देखना है कि CFSE को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखें, नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ लिगेंड की अगर मैं बात करूं, हमारे पास SFL WFL, अगर SFL ज्यादा होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SFL। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतनी ज्यादा उसकी CFSE की वैल्यू, हमने अभी भी देखा था गैप। नंबर ऑफ लिगेंड्स ये भी सेम है, CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लिगेंड। जितने ज्यादा लिगेंड होंगे उतनी ज्यादा CFSE की वैल्यू होती है। इसको ऐसे भी देख सकते हो हमारे पास कि ऑक्टाहेड्रल है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल की अब देख लो हमारे पास ज्यादा होती है, ये रिलेशन होता है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही सही रहता है, ठीक है। बट अगर आपसे रिलेशन पूछे तो आप ये बता सकते हो, अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है और टाइप ऑफ लिगेंड भी सेम है, तो ये रिलेशन आता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मेटल कैटायन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। इसका अगर मैं CFSE की बात करूं तो हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है,
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सबसे ज्यादा, देन हमारे पास किसका आता है, सेकंड का, और देन आता है फर्स्ट का। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, 5D 4D और 3D। नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑन मेटल आयन ऑक्सीडेशन नंबर, CFSE की वैल्यू जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, CFSE की वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अभी तक मैंने एक भी रिलेशन ऐसा नहीं बताया। देखो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतनी ज्यादा CFSE। इधर अगर बात करें जितने ज्यादा लिगेंड उतनी ज्यादा CFSE, जितना ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा CFSE, 5D 4D 3D, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज्यादा CFSE। चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट से हमारे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। CFSE की वैल्यू जो होती है, मतलब अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो स्टेबिलिटी में अगर हम बात करें तो चिलेट रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है चिलेशन से। क्लियर है बेटा? तो चिलेशन से भी हमारे पास CFSE की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अब आता है हमारे पास आइसोमेरिज्म। क्या आता है बेटा, आइसोमेरिज्म। आई आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, जिनको नहीं दिख रहा उनको आई टेस्टिंग करानी पड़ेगी। वैसे आई इधर है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं आई को? बताओ भाई, आई दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख गया सर। तो क्या है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब स्ट्रक्चर दो तरीके से डिफरेंट हो सकती है हमारे पास। कैसे कैसे डिफरेंट हो सकती है, देखो सबसे पहले ये हमारे पास जिसमें यूनिवर्स में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, तो उससे हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है, जो दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हमारे पास चार टाइप की है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसमें हमारे पास लिंकेज, सॉरी स्ट्रक्चरल में क्या रहेगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में या आयनाइजेशन स्पेयर में इंटरचेंज रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल। सबसे पहले स्ट्रक्चरल देख लेते हैं, बहुत इजी है, हर एक में मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे देख लो हमारे पास, अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताया था लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, इधर कंडीशन ये है हमारे पास कि क्या होना चाहिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, जल्दी से बताओ, कि हमारे पास एम्बीडेंटेट क्या होना चाहिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड है तभी हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इधर देख लो हमारे पास NO2, अगर आपको इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाना है, लिंकेज आइसोमर बनाना है, तो ये आ जाएगा ONO, ये आ गया हमारे पास, ये है इसका लिंकेज आइसोमर, एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेम से ही पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में क्या होगा, लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा। तो इधर दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर मिलेंगे, नेम से पता चल रहा है हमें। तो CONH3 5, इधर आ गया CN, मान लो ये आ गया हमारे पास, और इधर आ जाएगा हमारे पास CrCN, इधर माइनस, ये आ जाएगा CN5 NH3, इधर क्या आ जाएगा एक प्लस। ठीक है, क्योंकि इधर क्या आ रहा है, CN के ऊपर -1 चार्ज है तो माइनस CN आएगा तो माइनस लेके आएगा, और इधर से हमारे पास एक CN कम हुआ है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होना जरूरी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेम से ही पता चल रहा है आयोनाइजेशन स्पेयर में कुछ होगा। तो आयोनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आयंस का इंटरचेंज होगा। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, इधर Br है, तो Br और इधर अंदर आयन कौन है, सल्फेट, तो इधर हमारे पास बनेगा CONH3 5, Br की SO4 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया Br, और इधर आ जाएगा हमारे पास SO4। क्लियर है, इधर हमारे पास +1 -1 था, इधर क्या आ जाएगा +2 -2, क्योंकि सल्फेट के ऊपर कितना होता है -2। तो ये एक दूसरे के क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। इनको कैसे देखते हैं हम, इसकी रिएक्शन करा देते हैं। मान लो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा AgCl के AgNO3 के साथ,
ठीक है। AgNO3 के साथ कराऊंगा तो मेरे को AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो उससे मैं बता सकता हूं कि Br आयनाइजेशन स्पेयर में। अगर मैं सेम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराऊंगा तो मुझे नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं मिल रही है। दैट मीन्स जो Br आयनाइजेशन स्पेयर में था अब वो आयनाइजेशन स्पेयर में नहीं है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम BaCl2 की रिएक्शन करा देंगे। BaCl2 की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास BaSO4 की पीपीटी मिलेगी। तो इससे पता चल जाएगा कि अभी आयनाइजेशन स्पेयर में सल्फेट आयन है। क्लियर है भाई? ये आ गया हमारे पास। तो दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन द काउंटर आयन, जो कि हम आयनाइजेशन स्पेयर को बोलते हैं, काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्लेस ए लिगेंड विच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। क्लियर है भाई? काउंटर आयन और लिगेंड एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। लास्ट आइसोमेरिज्म में हमारे पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट को हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब हाइड्रेट बोलते हैं मतलब H2O। तो इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि H2O अंदर बाहर होने वाला है। H2O लिगेंड से काउंटर आयन बन जाएगा, मतलब वो आयनाइजेशन स्फीयर में चला जाएगा, ठीक है। या आयनाइजेशन स्फीयर से अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं लिंकेज, सॉरी, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो बोले सर कि ये लगभग वैसा ही हो गया जैसा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, बस डिफरेंस इतना है कि इधर H2O गुलाटी मारने वाला है, उधर हमारे पास कौन गुलाटी मारता था? आयन। तो अगर इधर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा? अगर मेरे को इसका बनाना है तो Cr, ये आ गया H2O5, H2O5 एक Cl अंदर आया, ये आ गया Cl2H2O। तो ये क्या है? हाइड्रेट आइसोमर है। बात समझ में आती है? क्योंकि H2O इधर से बाहर आ गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम ही रखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इधर भी 6 था, इधर भी 6 है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा हमारे पास? स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला अब सेम रहेगा हमारे पास, केमिकल बॉन्ड भी सेम रहेंगे एंड केमिकल बॉन्ड्स, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, उसकी वजह से हमारे पास स्टीरियो का नेम ही 3D होता है, मतलब है ना। स्टीरियो मतलब स्पेस की आइसोमेरिज्म है ये। तो इसमें अगर हम बात करें तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करें तो देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज इन ए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं हमारे पास? जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो, उनको अपन बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें अरेंजमेंट देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट दिख जाने चाहिए हमें। तो अगर एक ही टाइप के लिगेंड तो अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे नहीं, ठीक है, पता ही नहीं लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब दे रखा है हमारे पास, देखो पॉइंट लिख रखे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिक होती है। सारे लिगेंड्स 109 डिग्री 28 मिनट पे ही होते हैं, सारे के सारे, है ना। तो उससे हमारे पास पता नहीं लगता है। तो टेट्राहेड्रल अगर हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इधर हमारे पास वही दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें तो अब बात करते हैं हम किसकी बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर। किसकी बात करें बेटा? स्क्वायर प्लेनर की। तो अगर स्क्वायर प्लेनर की अगर हम बात करें जीआई की, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा हमारे पास? देखो, जैसे अगर मैं मान लू ये इधर हमारे पास दे रखा है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इधर हमारे पास लिगेंड है, ये ए, ये बी, ये बी। तो ए के पास में ए है, बी के पास में बी है, तो इसको हम बोलेंगे सिस, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, और ये है हमारे पास ए, इधर ए, ये बी, ये बी, तो ये क्या है? ट्रांस, ठीक है। ए और बी क्या है हमारे पास? ए एंड बी आर मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर है भाई? बोले कि सर क्या दोनों का ट्रांस होना जरूरी है? दोनों के आमने 180 डिग्री पे होना जरूरी है? मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं भाई, ये भी अगर आप बोल रहे हो तो अगर मान लो कि ऐसा कुछ आ जाए
ये मान लो कि ए इधर है, बी इधर है, सी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांस होगा। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि आपसे MA4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, अगर इसकी ज्योमेट्री कौन सी रहती है, स्क्वायर प्लेनर, तो नहीं करेगा, क्योंकि चारों लिगेंड क्या है, सेम। MA3B भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी आप बना के देखोगे तो सेम ही टाइप के अरेंजमेंट मिलने वाले हैं। MA2B2 बनाएगा। MA2BC ये भी बनाएगा। MABCD ये भी बनाएगा। इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कितने बनने वाले हैं, 3। बना के देखना आप। क्लियर है, पूछ सकता है बेटा ये, तो ये याद भी रखना आपकी। MABCD में अगर चारों लिगेंड हमारे पास डिफरेंट हो तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। क्लियर है भाई। अब आते हैं हम किस पे, ऑक्टाहेड्रल में देख लेते हैं बेटा। ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें, ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंथी है बेटा, इसलिए थ्योरी में टाइम लग रहा है, या तो फिर मैं आपको उड़ा देता थ्योरी, तो उसका मेरे हिसाब से कोई सेंस बनता नहीं था। ऑक्टाहेड्रल में अगर हम देखेंगे तो देखो, ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से देखना है आपको। जैसे मान लो ये दे दिया M, ये है, A और B वही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं। MA5B ये भी नहीं करेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। MA4B है तो इसमें MA4B2 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं ये बना के बताऊं आपको, MA4B2 है तो आप देखो, जैसे मान लो कि बोले सर A ये लगा दो, इधर B, ये B, एक बच्चे ने बोला, तो हमारे पास क्या है, B के सामने B है। अब हमने बोला कि दूसरा स्ट्रक्चर अगर बना के देखे तो क्या बन सकता है, बोले सर ये B को इधर उधर कर दो, कहीं पर भी आमने सामने मत रखो। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसा बोल रहे हो तो ये कर देते हैं। तो एक B को मान लो इधर ही रखा, एक B को मैंने इधर कर दिया, ये A, ये A, ये A, ये A। क्लियर है। तो क्या ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। कैसे, देखो क्या होगा हमारे पास इधर, ये हमारे पास मान लो कि लिगेंड है, सॉरी ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या था हमारे पास, बी, ये दिख रहा है आपको, ऊपर भी बी है और नीचे भी बी है। क्लियर है। दूसरी वाले स्ट्रक्चर में क्या है, एक भी ऊपर है, दूसरा भी इधर है स्क्वायर प्लेनर में यहां पर। तो इनके बीच में एंगल कितना है अभी, 90 डिग्री। भाई इस प्लेन में और इस प्लेन में 90 डिग्री एंगल है, समझ में आ रहा है। पहले हमारे पास कितने पर थे, 180 डिग्री पर। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको बोलेंगे ट्रांस, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में भी, एक में तो पता ही नहीं चल रहा, और इधर हमारे पास बी के पास में भी है, तो ये क्या हो गया, सिस। क्लियर है। सिस के लिए हमारे पास, अगर मैं बोलूं सिस के लिए जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और ट्रांस के लिए जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपको बना के देखने होते हैं बेटा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बात करूं हमारे पास, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखो बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे पास 2 ज्योमेट्री आती है। ये कहानी जो लिखी हुई है उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन इधर से बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल आएगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल में अगर shows OI optical isomerism if all ligands are different, अगर सभी लिगेंड हमारे पास डिफरेंट हुए तभी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के बाद कौन सा आता है, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में हमेशा ज्योमेट्री किस में रहेगी, प्लेन में। तो प्लेन में रहेगी तो नो OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि देखो आपको करना क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड शो करेगा या नहीं करेगा, आपको चेक करना है POS एंड COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई भी एक या दोनों प्रेजेंट होते हैं, कोई भी एक या दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर दोनों एब्सेंट रहते हैं तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। तो ये आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। दूसरा हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो देखो क्या होगा,
अगर हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, कैसे है बेटा? अगर हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड अगर टाइप ऑफ लिगेंड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ। अगर हमारे पास टाइप ऑफ लिगेंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ तो ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट MA4BC, और इसकी भी कौन सी फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। ये इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि इसमें सिमेट्री आ जाएगी। क्लियर है भाई? ये आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास क्या हुआ, डाइडेंटेड लिगेंड हो, अगर क्या हो हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड हो तो ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास तब होगा कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या करना है आपको? मिनिमम नंबर ऑफ चिलेट रिंग ग्रेटर देन इक्वल, या नंबर ऑफ चिलेट रिंग लिख लो, नंबर ऑफ चिलेट रिंग क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है चिलेट रिंग तो हमारे पास कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? इसमें भी हमारे पास अगर मैं बात करूं M, तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ठीक है, बाकी आपको चेक करना है, बता दिया है मैंने आपको, अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल जो होता है इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है हमारे पास? देखो ये है हमारे पास कि ये मेटल है और ये क्या है हमारे पास? कार्बन लिगेंड। तो अभी तक ऐसा होता था कि सिर्फ लिगेंड जो है, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देता था, बट मेटल कार्बोनिल में ये होगा कि जो मेटल है वो भी इलेक्ट्रॉन देगा। किसमें? पाई स्टार में, जिसकी वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मतलब इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। क्लियर है भाई? चलिए अब हम देखते हैं, लास्ट है हमारे पास एप्लीकेशन, जो आपको खुद को पढ़ने हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एप्लीकेशन वगैरह जितने भी है वो मैंने बता रखे हैं। ठीक है, देख लेना ध्यान से बेटा। इसके बाद इधर भी एप्लीकेशन है, सारे के सारे एनसीईआरटी से है। एप्लीकेशन बहुत पूछे जाते हैं, इस चैप्टर के एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अभी अपन ने मतलब अराउंड 75 मिनट्स थ्योरी पढ़ी है। अब अपन 15 से 20 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन ही निकालने वाले कम से कम सारे टॉपिक्स पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल कंज्यूम मोर इक्विवेलेंट्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। AgNO3 के लिए क्या चाहिए हमें? मोर नंबर ऑफ क्लोराइन, मोर नंबर ऑफ क्लोरीन। जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे जिस कॉम्प्लेक्स में वो उतने ज्यादा कंज्यूम करेगा AgNO3 के। तो इसमें हमारे पास आयनाइजेशन स्पेयर में है क्या? नहीं है, 0। इधर हमारे पास 2, इधर 3, ये 2 3, इधर भी कोई नहीं है, 0। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरीन आयनाइजेशन स्पेयर के ही काउंट करने हैं, बाहर वाले अंदर वाले काउंट नहीं करने, क्योंकि अंदर वाले तो आयनाइज होते नहीं है। अरे ये तो आयनाइज होंगे नहीं ना, हमारे पास कौन से होंगे अनले? ये होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी आयंस ऑब्टेन आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप डिसोसिएशन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं उसने। तो आयनाइजेशन स्पेयर डिसोसिएट होता है बस, तो CONH3 6 प्लस क्लोरीन कितने हैं? 3, तो 3Cl माइनस, तो इधर कितना आ जाएगा? 3 प्लस, तो 1 + 3, टोटल कितने आयन हो गए? 4। कहां दे रखा है? डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। क्लियर है? वर्नस थ्योरी में यही बताया था बेटा। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स आयन
ये हमारे पास दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, पहले आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ेगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले कंपाउंड दे रखा है, इससे कंपाउंड का नेम दे रखा है, इससे कंपाउंड बनाना पड़ेगा। डाई क्लोरो डाई ऑक्जेलेटो क्रोमियम, क्रोमियम है, कितने क्लोरीन है, 2, तो ये आ गया हमारे पास Cl2। ऑक्जेलेट कितने हैं, 2, तो ये आ गया हमारे पास OX2, ये आगे। और ऑक्सीडेशन नंबर तो उसने इधर ही दे दिया 3rd, तो प्राइमरी वैलेंसी तो फिक्स हो गई, प्राइमरी वैलेंसी तो फिक्स हो गई है, तो 3 मतलब बी और सी ऑप्शन तो गया। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, तो हमें को पूरा कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इधर देख रहा हूं, ये मैंने पूरा कंपाउंड नहीं लिखा है। तो अब मेरे को इधर डेंसिटी कितनी है, 1, कितने, 2, ऑक्सिलेट की डेंसिटी 2, कितने लिगेंड, 2, टोटल कितना हो गया, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 3 और 6 कहां दे रखा है, डी में, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी। क्लियर है भाई, तो बहुत इजी चीजें हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, ये देखो, तो देखो जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन और सॉल्व करो। बेटा पूरी थ्योरी कराई हुई है मैंने, पूरी कराई है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आपका हटा दिया हो ना, पूरा पढ़ाया है सब कुछ। इसको और डिटेल में चाहिए तो विजेता सीरीज में दे रखा है, वहां पर लेंथ ज्यादा है चैप्टर की, वहां देख सकते हो। और भी डिटेल में चाहिए तो फिर आपको एनसीईआरटी वाला पे मिल ही जाएगा, जो पूरे लेक्चर में दे रखा है, 7-8 लेक्चर होंगे इसके। क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक्स गिव्स व्हाइट पीपीटी विद AgNO3, AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब पीपीटी किसकी होगी, AgCl की। किसकी पीपीटी होगी, AgCl की। व्हाइट while its isomer Y gives white PPT but with BaCl2, BaCl2 के साथ जो white PPT होगी वो किसकी होगी, BaSO4 की। ये मैंने बताया भी था, क्यों बताया था, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है इसलिए बताया है, और एनसीईआरटी से ही एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाते हैं, एग्जामिनर एनसीईआरटी की थ्योरी से ही क्वेश्चंस पिक करते हैं, तो इसलिए बताया आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास बता रखा है कि एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का मतलब ये है कि ये आयोनाइजेशन स्पेयर में मिलना चाहिए मेरे को, क्लोरीन किस में मिलना चाहिए, एक्स में आयोनाइजेशन स्पेयर में, और इधर हमारे पास सल्फेट आयोनाइजेशन स्पेयर में मिलना चाहिए, सही है। देखो हमारे पास इधर क्लोरीन आयोनाइजेशन में, इधर सल्फेट है, तो करेक्ट आंसर ए हो गया। इधर उल्टा हो गया ये, इधर तो सेंस ही नहीं बनता क्योंकि स्पेयर आयोनाइजेशन स्पेयर में क्लोरीन ही नहीं है, इधर ये Br वगैरह है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, उल्टा भी दे रखा है। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल सिस्टम फॉर ए चिलेट इज, तो चिलेट के लिए सबसे स्टेबल सिस्टम होता है 6 मेंबर रिंग देन 5 मेंबर रिंग, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास, तो 6 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4, इस तरीके से चलता है। 5 फ्यूज्ड साइक्लिक रिंग, उसके बाद है 4 3 2, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम एंड Ni इन, ये कंपाउंड दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इधर डायरेक्ट बता सकते हैं, क्लोरीन मोनोडेंटेट 6 क्लोरीन 6, NH3 भी मोनोडेंटेट 4 NH3 4, 6 and 4, ये तो रॉन्ग हो गया, रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो देखो फर्स्ट वाले को टिक मत कर देना, 6 और 4 ही तो है सर इधर, है ना, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास ये है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है आपको, Fe का, जल्दी से नोट लिखाया था मैंने, कुछ नोट लगाया था, ये भी पूछ सकता है आपसे कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इतना भी क्वेश्चन आ सकता है ओनली, कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो बताओ, वो भी पूछ सकता है, ओनली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी पूछा जा सकता है। बताइए जल्दी से, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले NO के ऊपर +1 चार्ज है, ये याद रखना अनिवार्य है, FeX H2O 0 × 5 + 1 × 1 प्लस सल्फर के ऊपर सल्फेट -2 0, तो इधर कितना आ जाएगा, x - 1 0, x = 1,
Fe+3+2 में ही दिखता है, बहुत रेयर है कि Fe+1 में दिखे। इधर आंसर +1 है। जनरली बच्चा +2 +3 में तुक्का लगाता है, अगर लगाएगा भी तो। बात समझ में आ रही है? बट ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इधर बेटा? +1। नेक्स्ट देखते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी आपने डी ब्लॉक पढ़ा है, डी ब्लॉक में आपको पता है कि हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट कितना है। Mn का हाईएस्ट होता है +7, ठीक है। तो Mn का चेक करो इधर कितना आएगा, x प्लस -4 इंटू 2 या -2 इंटू 4 लिखेंगे हम, सही, क्योंकि कितना चार्ज होता है -2, कितने -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +7। तो x +7, CrO2Cl2 क्रोमियम का मैक्सिमम होता है 6, कैलकुलेट करते हैं, x प्लस -2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, x की वैल्यू 6, तो ये मैक्सिमम वाले हैं। Mn का +7 होता है, और ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पटक सकते हैं, किसी में भी, ठीक है। इधर आप देखोगे तो Ni का रॉन्ग हो जाएगा, Fe का भी रॉन्ग हो जाएगा, इधर कोबाल्ट वगैरह सबके रॉन्ग है, MnO2 सबका, तो करेक्ट क्या है हमारे पास? ए है। नेक्स्ट देखो, which among the following will be named as dibromido bis ethylene diamine chromium थर्ड ब्रोमाइड। सबसे पहले तो दे रखा है वो ढूंढो, ब्रोमीन कितने 2 और इथाइलिन डाइमाइन भी कितने 2, तो इसमें इथाइलिन डाइमाइन 3 दे रखे, रॉन्ग, इथाइलिन डाइमाइन 1 दे रखा है, रॉन्ग, इथाइलिन डाइमाइन 2, ब्रोमीन 2, इधर इथाइलिन डाइमाइन 1, तो करेक्ट आंसर बी आ गया। अरे ऑप्शन एलिमिनेट आने चाहिए भाई, क्या दिक्कत है? ये हो गया, बट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, CrEn का होल ट्वाइस ही हो गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये ब्रोमीन कितने आएंगे इधर, क्योंकि मेरे को ब्रोमीन का नहीं पता, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, क्योंकि ये नंबर नहीं लिखा होता ना कि कितने ब्रोमीन है, यही तो पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करो आप, इधर n लिख दो, क्या लिख दो, n, और अब n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम कैसे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन में दिया होगा 3 प्लस En के ऊपर 0 इंटू 2 प्लस -1, ब्रोमीन कितना 2 प्लस -1 इंटू n, और टोटल चार्ज 0। इधर से देखेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस का 2 माइनस n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसलिए इधर 1 आया है। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या करो भाई, हम क्या करते थे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते थे, अभी अगर उसने ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया है तो मैं इधर n कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डाइक्लोराइडो बिस इथेन 12 डाइएमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, ये हमारे पास दे रखा है। तो इसका क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपके पास फिर से वही है, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे अपन, डाइक्लोराइडो कितने क्लोरीन 2, उसके बाद बिस इथेन 12 डाइएमाइन दे रखा है हमारे पास, तो इस वाले केस में क्या आएगा हमारे पास, जल्दी बताओ, इथेन 12 डाइएमाइन कितने 2, तो 2 क्लोरीन और 2 क्या चाहिए हमें, En, और ये नाइट्रेट है, ये तो बाहर है, नाइट्रेट कहाँ है बाहर, तो 2 क्लोरीन 2 En, नाइट्रेट ये हो सकता है, 2 क्लोरीन, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि 2 क्लोरीन नहीं है अंदर, तो करेक्ट आंसर ए, या नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन बनता है, बट नन ऑफ दीज बहुत कम आता है, तो तुक्का जिसको मारना है वो मार सकता है। अब चेक कर लेते हैं हम, क्या करना है आपको, ये NO2 NO3 जो है वो पता लगाना है, तो उसके लिए क्या करो आप, ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट कर लो कि NO3 की यहाँ जो पावर है, NO3 का जो नंबर है वो n मान लिया हमने, Pt के ऊपर चार्ज कितना दे रखा है 4 इंटू 1 प्लस -1, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितने क्लोरीन है 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -1 होता है नाइट्रेट के ऊपर, n इज इक्वल टू 0, तो इधर से कैलकुलेट करोगे तो +4 -2 कितना आएगा 2 माइनस n इज इक्वल टू 0 -n -2, n की वैल्यू आ गई 2, वही दे रखा है, मतलब सही है, तो ए आंसर करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास, विच टाइप ऑफ लिगेंड इज कंटेन्ड इन लिंकेज आइसोमेरिज्म। बताओ भाई, लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमें किस टाइप का लिगेंड चाहिए होता है, जल्दी से बता दो सर। लिंकेज आइसोमेरिज्म में
एम्बिडेंटेड लिगेंड से ही होता है, जो कहां दे रखा है, डी में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी। क्या बताया था, फिर से बता रहा हूं। लिंकेज में एम्बिडेंटेड, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर मिलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज में काउंटर आयन में भी आयन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में भी आयन होना चाहिए, वो इंटरचेंज होते हैं। लास्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, उसमें H2O का जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेट एक बार आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में रहेगा और एक बार हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में, सॉरी मतलब एज ए हाइड्रेट की तरह काम करेगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये बताओ, CONH3 होल 5 SO4 Br एंड CONH3 होल 5 Br SO4 R। तो इसमें हमारे पास Br है आयनाइजेशन स्पेयर में, इधर SO4 है, आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं। तो अगर आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहां गया, सी। क्लियर है? अरे बोलो। चलो तो फिर ये करो ज्योमेट्रिकल का, द कॉम्प्लेक्स PyNH3BrCl। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये सेंट्रल एटम है M PyANH3BBrCd, MABCD टाइप का हो गया। तो MABCD टाइप के कितने लिगेंड, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताए थे मैंने, 3। कितने बताए थे, 3। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3। अरे क्लियर है? पता होने चाहिए, ये वाले नंबर याद रख लेना, ठीक है। और जिसको बनाना आता है बेटा बना के भी कर सकता है, ठीक है, बट CUT में बहुत टफ नहीं आएंगे, तो आप ये चीजें रख सकते हो दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इधर, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इधर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चारों लिगेंड डिफरेंट, देखो स्क्वायर प्लेनर जो रहेगा वो तो शो ही नहीं करेगा, उसके अलावा टेट्राहेड्रल में वो शो करेगा जिसमें चारों लिगेंड डिफरेंट हो। इसमें चारों लिगेंड डिफरेंट नहीं है तो ये गया, इसमें भी नहीं है, ये गया। अब हमारे पास ये बचे, अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड हो तो नंबर ऑफ चिलेटरिंग 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। इधर नंबर ऑफ चिलेटरिंग कितनी बनेंगी, 3। नंबर ऑफ चिलेटरिंग कितनी है इसमें, 3। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल नहीं करता है ये, क्यों, क्योंकि ENS सबके सब सेम है तो नहीं करेगा, बट ऑप्टिकल शो करेगा क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं आएगी। क्लियर है बेटा, क्या नहीं आएगी, सिमेट्री नहीं आएगी। तो इधर हमारे पास चिलेटरिंग कितने, 3। कैसे, एक EN एक चिलेटरिंग बना रहा है, 3 EN है तो 3 चिलेटरिंग बनेगी। इधर अगर बात करें तो इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, हमारे पास देखो कितने टाइप के लिगेंड है, 2 ही टाइप के, इसलिए नहीं करेगा। मिनिमम कितने टाइप के होने चाहिए थे, या तो 3 टाइप के लिगेंड होते या फिर मेरे पास नंबर ऑफ चिलेटरिंग 2 होती। इसमें चिलेटरिंग भी कितनी है, 1। देखो ट्रिक से हो रहा है ना क्वेश्चन, तो करेक्ट क्या है हमारे पास, बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक के लिए N की वैल्यू 0। देख लो इधर, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ये क्या है, WFL वीक फील्ड लिगेंड, क्लोरीन WFL वीक फील्ड लिगेंड, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा आपको। ये क्या है, WFL। तो सबसे पहले ऑप्शंस में ये देख लो, अब चारों ऑप्शन चेक करोगे अगर नीड होगी तब। अभी सबसे पहले आप इसको चेक करो, क्योंकि डायमैग्नेटिक का जो नेचर होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पॉसिबिलिटी होने की ज्यादा है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका चेक करूंगा। तो Ni का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करता हूं तो ऑक्सीडेशन नंबर -4 -2 राइट साइड में जाएगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। Ni2+ का अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये आ गया AR। Ni आता है 28 पर, 2 कम हो गए 26, 26 मतलब 3D8। 3D8 का बनाओ भाई जल्दी से। तो 3D8 अगर मैं बनाता हूं तो 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो मेरे को कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे, 4। कितने चाहिए, 4। तो 4 के लिए हमारे पास देखो SFL है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग कराएंगे 8 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 4 के लिए आ जाएगा हमारे पास ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। N की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब डायमैग्नेटिक है तो C आंसर हो गया। अगर 2 SFL वाले होते तो मेरे को 2 ही चेक करने पड़ते यार, सब क्यों चेक करूंगा भाई मैं।
अरे समझ में आ रही है ना? टाइम टाइम मैनेजमेंट भी तो होता है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको चीजें आती है और किसी एक को टाइम मैनेजमेंट करना आता है, आपको नहीं आता, तो आपके कम नंबर आएंगे, उसके ज्यादा आएंगे। तो आप इधर से स्टार्ट होते, ए और बी को चेक करते, पैरामैग्नेटिक मिलता, दब सी पर आते, उससे बढ़िया डायरेक्ट सी को हिट करो। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री? कौन सी चाहिए? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नोट लिखो एक, 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स के लिए। मेटल्स के साथ सभी लिगेंड, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सभी लिगेंड SFL होंगे। ठीक है, तो अब कौन सा पूछा है हमसे? स्क्वायर प्लेनर। कौन सा पूछा है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए DsP2। और आपको इतना पता होगा कि D यूज हो रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, है ना? तो अगर मैं इधर देखूं, क्लोरीन 3D का है, कोबाल्ट 3D का है, क्लोरीन आ रहा है WFL, इधर भी WFL, इधर भी WFL, इधर भी WFL है, बट प्लेटिनम हमारे पास 3D का नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा? ये है SFL। तो इसमें हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी, और ये निकिल वाली फैमिली का आएगा, निकिल के जैसे ही है। तो निकिल के जैसे आएगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका DsP2, जैसा हमने अभी किया ना, सेम वैसे ही आएगा। कहाँ किया, कहाँ किया, कहाँ किया, ये रहा, सेम ऐसे ही आएगा बेटा, D8, और इधर क्या आएगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2 प्लस। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2 प्लस आयन कितना दे रखा है हमारे पास? इन बोर मैग्नेटोन यूनिट। Ni2 प्लस का पूछा है हमसे, Ni2 प्लस का अगर हमसे पूछा है तो आप क्या करेंगे? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी लिखा है हमने, Ni2 प्लस Ar3D8, 3D8 की फिलिंग करनी है। अभी हमारे पास ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड पेयरिंग, उसने सिंपल Ni2 प्लस का पूछा है। तो 3D8 1 2 3 4 5, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग 6 7 8, एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। अरे बताया था ना, फॉर्मूला क्या यूज होगा? √n इंटू n प्लस 2। तो फॉर्मूला क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पॉइंट समथिंग में वो आएगा हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2.84, ये हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 हो तो 1.9 बता दिया था मैंने, शायद गलती से 1.73 होता है। ठीक है, बट 1 पॉइंट समथिंग होता है। सिमिलरली 2 के भी 2.8। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं हमारे पास क्या है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन आर नॉट फॉर्म्ड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में हमने बताया था कि चाहे हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा वो जो गैप होता है स्प्लिटिंग वाला वो कम होता है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन के बाद ऊपर जाता है। मतलब गैप कम होता है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या होगा? बी। मतलब डेल्टा टी लिखना चाहिए, वैसे ओ नहीं, वो ऑक्टाहेड्रल के लिए आता है। तो डेल्टा टी की वैल्यू पेयरिंग से कम है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। तभी हमारे पास क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगी, हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी पेयरिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर सिमेट्रिकली फिल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे बेटा। सिमेट्रिकली फिल्ड इन T2G और EG ऑर्बिटल्स। T2G और EG ऑर्बिटल्स में हमारे पास अगर देखे, ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे? अगर मेरे को सिमेट्रिकली फिल्ड करना है, सिमेट्रिकली फिल्ड करना है, तो अगर मैं T2 की बात करता हूं तो T2 में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और अगर मैं E की बात करता हूं, EG की बात करता हूं, तो हमारे पास इसमें 2 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो अब देखो सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि इसमें 1 2 3 या तो एक एक इलेक्ट्रॉन आए तब सिमेट्रिक है, या फिर डबल आए।
सिमिलरली इधर भी हमारे पास या तो एक एक आए या दोनों में, मतलब हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं किसी में एक किसी में दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे एफ ई। तो एफ ई क्या है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 3+ आएगा। क्या आएगा? 3+। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इधर? ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3+, तो 3+ आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट सब डब्बे बनाने हैं आपको, तो डब्बे अगर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे सबसे पहले Fe3+ का, तो कितना आ जाएगा? 3d5। 23 इलेक्ट्रॉन बचे, तो Ar के बाद क्या आ गया? 3d5। ठीक है, इधर वैसे अभी आप इसको भी चेक कर सकते हो, बट मैं एक बार सभी का पहले, चलो इसको कर लेते हैं ना। अब हमारे पास 3d5 दे रखा है, तो 3d5 में क्या करना है आपको? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन तो 3D में हमारे पास किस में भरे जाएंगे? T2 में। ऑक्टाइडल में कम एनर्जी किसकी होती है? T2 की कम होती है, Eg की ज्यादा होती है। अरे बताया था ना। ओ भाई रुको रुको, इतना भी क्या है, देखो ये रहा, ये रहा हमारे पास। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड रहेगा 6 के लिए, नहीं सॉरी 5 थे ना, तो 5 के लिए अगर वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो पेयरिंग में T2G में 3, Eg में 2, T2G में 3, Eg में 2। तो अगर ऐसा हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ये आ गया। तो T2 में कितना आ गए? T2G 5 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2G में आ गए 3, Eg में 2। तो अगर T2G में 3 आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, Eg में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिमेट्रिकली फील्ड है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी को हम देख लेते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, तो सारे एक्सप्लेन कर देता हूं। Mn का अगर देखोगे तो Mn कितना आ रहा है 2+ में, तो इधर भी कितना आएगा? 3d5, 23 आएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इधर क्या है? SFL है। क्या है? SFL है। तो अगर SFL है तो हमारे पास T2 में ही 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, T2G में 5 आएंगे, Eg में 0, तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। COF6 की अगर बात करें तो हमारे पास कोबाल्ट 3+ है। कोबाल्ट 3+ में अगर हम बात करेंगे तो इधर कितने आएंगे हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन। 3d6, 3d6 में कैसे भी सिमेट्रिकल नहीं आएंगे हमारे पास, कैसे भी सिमेट्रिकल नहीं आएंगे। इसमें हमारे पास 3d6 दे रखा है, और ये क्या है हमारे पास? WFL वीक फील्ड लिगेंड है। तो T2 में कितने आ गए हमारे पास? 3, Eg में आ गए 2, तब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो T2G में 4, Eg में 2। तो क्या सिमेट्रिक आएगा? नहीं। इधर 4 आ रहे हैं ना, तो ये एक एक, इसमें 2, तो सिमेट्रिक कहां हुआ? नहीं हुआ। इसमें आप चेक करोगे तो इधर तो हमारे पास कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट 2+ दे रखा है, तो कोबाल्ट 2+ का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो Ar के बाद में कोबाल्ट कितना? 25 हुआ। हाँ, तो ये आ गया 3d5। कितना हुआ बेटा? 3d5। अब जब 3d5 देखोगे तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3। NH3 कैसा है? SFL है। तो इसमें ये तो सिमेट्रिक होगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं आ रहे, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इन विच कंपाउंड सिनर्जिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट? सिनर्जिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। सिनर्जिक इफेक्ट किसमें होता है? कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में। तो CO देखो किसमें है? पहले में है क्या? बिल्कुल है, तो पहला सही है। दूसरे में है? नहीं है। तीसरे में है? नहीं है। फोर्थ में? नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए, आगरा। ठीक है, नेक्स्ट। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, मेटलर्जी में आता है हमारे पास मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस होता है, देख लो। ये मेंस में भी आया है इसी ईयर मेंस में आया क्वेश्चन है। इसके साथ उसका भी पूछा था, एजी का। और ये इसलिए मेंस में पूछा हुआ है क्योंकि एडवांस 2010 में आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट तभी है 10-13 के आसपास। गोल्ड कंबाइन विद साइनाइड। जो गोल्ड है AU, वो किसके साथ रिएक्ट करता है? साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा।
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमें बतानी है, तो इसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एयू के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो रहता है +1। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स देखना है जिसमें एयू के ऊपर +1 चार्ज हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर सभी में 2 है, बट चार्ज +1 इसमें आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो इसमें +1, इधर हमारे पास रॉन्ग आएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर तो इसमें मतलब चार्ज इसमें भी +1 आ रहा है क्या? नहीं, -1 आएगा, रॉन्ग है। इधर 0 आ रहा है, कोई सेंस ही नहीं बनता, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? ये अच्छा है, मतलब क्योंकि एनसीईआरटी का है, पूछ सकता है वो रिएक्शन। लास्ट, फॉर लेड पॉइजनिंग द एंटीडोट यूज्ड इज। लेड पॉइजनिंग के लिए एप्लीकेशन वाले में से तो लेड पॉइजनिंग के लिए हम जो यूज करते हैं वो ईडीटीए यूज करते हैं। सिस्प्लेटिन कैंसर के लिए यूज करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग है। सिस्प्लेटिन किसके लिए? ये एंटी कैंसर होता है। ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ठीक है। इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कंप्लीट होता है। आपको सारी चीजें करा दी है, थ्योरी पूरी करा दी है, क्वेश्चंस के भी आपने हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसका मैक्सिमम यूटिलाइज हो। वो तभी होगा जब आप लेक्चर को सही से देख रहे हो, जो लेक्चर के टाइम क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो साथ के साथ कर रहे हो। लेक्चर में पढ़ाते टाइम अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता है, तो उसको आपके पुराने नोट्स अगर बना रखे उधर से देखो, नहीं बना रखे तो फुल वीडियो देख लो उस पर्टिकुलर टॉपिक की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीजें छोड़ के जा रहे हो, छोड़ के मत जाओ इस टाइम, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक यार मेरे को डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला या मेथड है जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो बना लो, खत्म करो, मत पढ़ो पूरा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।